Hello, good morning students. Welcome to Learn India video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास में, जिसमें आज हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री के बारे में कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरह का समझे कि आपको किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसकी शेप या स्ट्रक्चर पता करनी है, तो साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के बाद आप उसकी ज्योमेट्री पे जा सकते हैं। ठीक है, तो और हाइब्रिडाइजेशन पता करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे। चलिए पहले मैं बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया हुआ है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है CH4। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है CH4। ठीक है, अब इस CH4 में आपको सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो बेटा समझे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा होता है, किसी मॉलिक्यूल में ऐसा एटम चेक करो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और उसमें अदर एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ के रखने की, अपने साथ बांधे रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन एटम जो है यही सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन इसमें लेटरल एटम है। ठीक है, मतलब पूरी फिल्म का मेन हीरो यहाँ कार्बन एटम है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम है। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का, कार्बन के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि इस सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, आपको कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता होने चाहिए। तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6, टोटल इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब बात करें, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 प्रोटॉन्स होंगे। अब इसमें आप देखें सबसे आउटर शेल, तो सेकंड शेल जो है ये आपका आउटर शेल है और फर्स्ट शेल इनर शेल है। ये K है और ये L होता है। K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है और L में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेवाइस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इस एटम को, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहे तो ये रिलीज भी कर सकता है +4, चाहे तो ये एक्सेप्ट करे तो -4, और या फिर अगर ये शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। हम जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं वो जनरली हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। अब समझे क्या होगा, कार्बन एटम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर आपको इसके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4। बात करें नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। अब इस कंपाउंड में CH4 में यूनिवेलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी केवल एक होती है, एक वैलेंसी। अब याद रखें, एक वैलेंसी, यूनिवेलेंट जो एलिमेंट होते हैं, यूनिवेलेंट एलिमेंट जो है वो आपके फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, या फिर आपके 17th ग्रुप में होते हैं। मतलब फर्स्ट ग्रुप की जो एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये होती है, या फिर आपके 17th ग्रुप में जो हेलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो होते हैं। तो इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, मतलब नंबर ऑफ, अब देखो आपको यहाँ पे इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये नहीं लिखना, आपको लिखना है कि नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। इसमें यूनिवेलेंट एक वैलेंसी वाले एटम कितने, तो भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, टोटल एटम कितने, 4। तो इसमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4, प्लस इसमें यूनिवेलेंट एटम भी है 4। ठीक है, अब हम बात करें इसमें प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो माइनस कर दो, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मतलब उसको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो प्लस हम 0 कर दें। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2। ठीक है, तो 8/2 का रिजल्ट आएगा इसमें 4। ठीक है, अब बात समझे, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको दिया हुआ है सामने यहाँ
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, ठीक है, हम पढ़ भी चुके हैं इस टॉपिक को पहले भी। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 3 आता है, रिजल्ट आपका 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, और 4 आता है तो sp3 यानी टेट्राहेड्रल, 5 आता है तो sp3d यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आता है तो sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल, और 7 आता है तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ आपका जो आंसर है ये 4 आता है, 4 मींस यहाँ पे आपका आंसर होगा sp3, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। तो ये एक सिंपल ट्रिक हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको एक चीज ध्यान देनी है, इस मॉलिक्यूल में आपको एक चीज समझनी है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए कैसी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। बट रियलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, आप चेक करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे देखिए हम बात करें यहां CH4 की, ठीक है, और CH4 में टोटल आपने कैलकुलेट किया 4 + 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, इट मींस 8/2, जिससे आपका रिजल्ट आया 4। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है ये टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि टेट्राहेड्रल होगी या नहीं होगी, आपको चेक करें। आप CH4 में देखें 4, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4, ठीक है। अब CH4 में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, आप देखिए सेंट्रल एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम है, मतलब सेंट्रल एटम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, मतलब चारों ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इन CH4 ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, यहाँ चारों ही बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ नो लोन पेयर, यहाँ कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब इस हिसाब से क्या होगा, लोन पेयर एक भी नहीं है, चारों ही बॉन्ड पेयर है, तो रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो कार्बन बीच में होगा, टेट्राहेड्रल के लिए आपको 4 हाइड्रोजन एटम इस तरह से अटैच करने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है CH4 के लिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, ये होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट आप कह सकते हो, या फिर आप इसको 109.5 डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका CH4, हम इस फॉर्मूले से हमने CH4 की ज्योमेट्री का पता कर लिया है, ठीक है। चलिए अब बात करें इसमें हमने एक एग्जांपल और दिया है, जैसे 2 एग्जांपल और लिए हमने H2O और NH3, इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होंगे H2O एंड NH3, देखिए हम बात करें H2O के लिए, ठीक है। तो H2O एग्जांपल लेते हैं। H2O के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है पहले, फिर इसकी ज्योमेट्री पता चलेगी हमको, ठीक है। तो H2O के लिए हम सेंट्रल एटम चेक करें पहले, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, इसमें सेंट्रल एटम आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे वहां लिखते थे 2-4 या 2-8-1 2-8-2 इस तरह से। तो यहाँ 8 को आप तोड़ सकते हो, फर्स्ट शेल में 2 होंगे, अब बचे हुए 6, देखो 8 में से 2 तो आपने फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रख दी, बचे हुए जो 6 है वो आउटर शेल में है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम, अब बात करें हम इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। देखिए यहां इसमें ऑक्सीजन में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होगा कि इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने, तो भाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें 6 है, ठीक है। तो 6 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे यूनिवैलेंट वाले कितने एटम जुड़े हुए, तो भाई 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो +2, ठीक है। और चार्ज कोई है नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, यहाँ भी 8/2 मीन्स 4 मीन्स यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए
अब sp3 के अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, ये रेगुलर ज्योमेट्री होती है, बट यहाँ H2O में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 पता चला, बट ज्योमेट्री कैसी होगी हमें नहीं पता। अब आप सोचें एक बार, H2O में क्या sp3 के अकॉर्डिंग 4 बॉन्ड बन सकते हैं क्या? सवाल ही नहीं है। H2O में तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब 2 ही बॉन्ड पेयर है। आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। देखिए हम बात करें यहाँ पे इन H2O there are only 2 bond pairs, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर्स, यहां 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर केवल 2 ही हैं, मतलब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए मैं जैसे स्ट्रक्चर बनाता हूं, मान लीजिए हम सेंट्रल एटम, ठीक है, हम पहले ज्योमेट्री बनाते हैं टेट्राहेड्रल वाली, जैसे मान लीजिए ए के साथ ये 4 बी अटैच्ड होते हैं, ठीक है, बी टेट्राहेड्रल। अब इसमें केवल 2 ही बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो मान लीजिए इसमें मैं 2 लोन पेयर, ठीक है, हम इसको क्या करें, इसको भी लोन पेयर बना दें और इसको भी लोन पेयर बना दें, तो बॉन्ड पेयर तो आपके सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, 1 एंड 2। तो ज्योमेट्री के अंदर, अच्छा ज्योमेट्री या शेप के अंदर वही तो नजर आएगा जो है वहां पर, ठीक है, जो नहीं है वो तो नजर ही नहीं आएगा। तो ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से इन्होंने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया, मतलब यहाँ कोई एटम ही नहीं है, तो ये भी नजर नहीं आएंगे। यहाँ कोई एटम ही नहीं है तो इसका भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, सिर्फ रोल बचेगा इन 2 एटम्स का। इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होती है, ठीक है। तो अब देखिए H2O की ज्योमेट्री क्या होगी। अब हम बात करें H2O के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ आपको 2 तो लोन पेयर बनाने हैं, ठीक है, और 2 इसमें बॉन्ड पेयर बना देने, क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 तो क्या है इसमें लोन पेयर। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री, अब इनका तो कोई रोल है नहीं लोन पेयर्स का, तो लोन पेयर का रोल इतना है कि इनमें आपस में रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन, इस वजह से ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन लगाता है और ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल्शन लगाता है। इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए था वो नहीं होता। ये जो बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए था, ये थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर रिपल्शन इज मच इफेक्टिव देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ रिपल्शन लगाएंगे, इस वजह से दोनों बॉन्ड थोड़े क्लोज आएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर 104.5 डिग्री ये रह जाएगा, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी इनके बेसिस पे हो जाएगी, इन 2 एटम्स के बेसिस पर, तो ये आ जाएगी आपकी बैंड शेप कहते हैं हम, बैंड शेप, ठीक है, या आप इसको वी शेप भी कह सकते हो, ठीक है। मेन प्रेफरेंस हम इसको बैंड शेप को देंगे, ठीक है, या मुड़ी हुई आकृति, तो ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो ये होता है आपका H2O। तो सिंपल तरीका क्या है, हमको सिर्फ उसमें सेंट्रल एटम प्लस यूनिवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करना है और उससे आपका हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने लिया है भी NH3, ठीक है। अब NH3 में हमको पता है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2,5, ठीक है। तो यूनिवेलेंट एटम इसमें हम बात करें सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, कितने होंगे यहाँ पे, इसमें आ जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस यूनिवेलेंट एटम कितने, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो +3, चार्ज कोई है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2, ये भी आएगा आंसर 4, मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर NH3 में क्या होगा, NH3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं, और इसमें क्या है 1 लोन पेयर है, 1 इसमें लोन पेयर है, ठीक है। अब 1 लोन पेयर इसमें होगा तो इसमें आपको वही ऑक्टा, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है, तो आपको क्या करना है, एक को लोन पेयर बना देना है, ठीक है। बची हुई जो है वो ज्योमेट्री में काउंट हो जाएगा। तो यहां पर आपका नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर दें, ठीक है, और बचा हुआ जो है
ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी, अब देखो ये एक तरह से मैं कह दूं ये एक पिरामिड जैसी ज्योमेट्री हो गई, पिरामिड जैसी ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ज्योमेट्री कहेंगे। इसका बॉन्ड एंगल भी एक्चुअली लोन पेयर क्या करता है, इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाता है और ये वाला भी इधर लगाता है। इस रिपल्शन की वजह से एक्चुअली लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों लगा रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा बॉन्ड पेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लगेगा, ठीक है। अब लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव क्यों है बॉन्ड पेयर की जगह, क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स तो फिर भी डिवाइडेड या शेयर्ड हो जाते हैं, एक कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास है कुछ इसके पास, बट ये सारे एक ही जगह रखे हुए। तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बैठे हुए हैं बिल्कुल रिपल्शन लगाने के लिए, यहाँ तो फिर भी काम में लगे हुए बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो इसलिए रिपल्शन इफेक्टिव होता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है आपका ये 107 डिग्री के आसपास होता है। चलिए बेटा ठीक है, आई होप कि ये हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करने का जो शॉर्ट फॉर्मूला है आपको अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए इसी तरह की वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए। थैंक यू।